Hello everyone, in this lecture we will be giving an introduction of the agricultural sector के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसका एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। तो इंडियाज़ इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडियाज़ इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रारियन। सो इंडिया की जो इकोनॉमी है अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वो फंडामेंटली एग्रेरियन थी एंड अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज़ पॉपुलेशन lived mostly in villages and derived its livelihood directly or indirectly from the agriculture. सो दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे भी वो फंडामेंटली एग्रेरियन थी और अबाउट 85% जो है कंट्री की पॉपुलेशन वो मोस्टली विलेजेस में रहती थी और अपना लाइवलीहुड डिराइव करती थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से। सो हाउएवर डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन the agricultural sector continued to experience stagnation. So despite being जो ये large population है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और उसके बावजूद भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड नॉट इनफ्रीक्वेंटली unusual deterioration. So not infrequently, but it was the unusual deterioration. So agricultural productivity became low, though in absolute terms agricultural की जो productivity है वो low है, though in which terms though. So agricultural productivity became low, though in absolute terms. That means the sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under cultivation. So agricultural की productivity low हो गई absolute terms में, ठीक है। और वैसे तो सेक्टर ने एक्सपीरियंस करा कुछ ग्रोथ वो एक्सपीरियंस करा किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया जो कल्टीवेशन के अंडर आता है। एंड दिस स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज मेनली बिकॉज ऑफ, सो ये जो स्टैग्नेशन आया, दिस स्टैग्नेशन जो आया एग्रीकल्चरल सेक्टर में उसका जो मेनली कारण था दैट वाज वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट that were introduced by colonial government. So colonial government ने जो वेरियस सिस्टम लाए लैंड सेटलमेंट के, तो उसकी वजह से स्टैग्नेशन आया हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, पर्टिकुलरली अंडर द ज़मींदारी सिस्टम। सो पर्टिकुलरली अंडर द ज़मींदारी सिस्टम which was implemented in then the Bengal Presidency, comprising the parts of India's present day eastern state. तो इंडिया का जो बंगाल प्रेसिडेंसी में स्पेशली इम्प्लीमेंटेड हुआ ज़मींदारी सिस्टम। सो बंगाल प्रेसिडेंसी में इम्प्लीमेंटेड हुआ और ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी है ये प्रेजेंट डे में अगर हम बात करें तो इट comprises ऑफ प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। सो द प्रॉफिट एक्वायरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, मतलब जो प्रॉफिट जो ओवर द टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, एक्वायरिंग का मतलब है जो प्रॉफिट ओवर द टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जितना भी प्रॉफिट इंक्रीज होता था, तो द प्रॉफिट विच वाज इंक्रीजिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर दैट वेंट टू ज़मींदार्स। तो वो किस पे चला जाता था, ज़मींदार्स पे चला जाता था इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटर्स, जिन्होंने मेहनत की कल्टिवेट करा उनके बजाय प्रॉफिट किसको मिलता था, ज़मींदार्स को मिलता था।
However, a considerable number of zamindars, and not just the colonial government, did nothing to improve the condition of agriculture. और जबकि ये जो ज़मींदार्स थे और जो कलोनियल गवर्नमेंट थी, इन्होंने एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करा, पर जो सिर्फ प्रॉफिट मिलता था वो अपनी जेब में रख लेते थे कल्टीवेटर्स को देने की बजाय. ठीक है. सो द मेन इंटरेस्ट था ना ज़मींदार्स का, द मेन इंटरेस्ट ऑफ ज़मींदार्स वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट. द मेन इंटरेस्ट ऑफ ज़मींदार्स वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट regardless of the economic condition of the cultivators. उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन है कल्टीवेटर्स की या नहीं है. सो दिस कॉस्ट, इसकी वजह से क्या हुआ, दिस कॉस्ट द इमेंस मिजरी and the social tension among the latter. तो ज़मींदार्स को सिर्फ रेंट कलेक्ट करने से मतलब था, उनका कोई मतलब नहीं था इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कल्टीवेटर से, जिसकी वजह से इमेंस मिजरी और सोशल टेंशन जो है हो गई. तो टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट तो जो टर्म्स थी रेवेन्यू सेटलमेंट्स की, दैट वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज़मींदार्स अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड. डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड, फेलिंग विच ज़मींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स. तो एक बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट तक जो रेवेन्यू सेटलमेंट का जो कंडीशन थी, पहले लैंड सेटलमेंट की बात की, हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू सेटलमेंट की. सो द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज़मींदार्स. तो रेवेन्यू सेटलमेंट का भी जो ये है जड़ है, जो रेवेन्यू सेटलमेंट है, दिस वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज़मींदार्स अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड. तो ज़मींदार्स ने जो एटीट्यूड अपना रखा था, रेवेन्यू सेटलमेंट भी वही उसी की वजह से है. मतलब एक जो इशू क्रिएट हुआ वहीं से हुआ. क्या था कि डेट फिक्स कर दी जाती थी कि डेट फॉर द डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड. तो एक डेट फिक्स कर दी जाती थी कि इस टाइम पे जितना भी एक स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू जो फिक्स कर दिया जाता था उसको डिपॉजिट करना होता था. And failing to which zamindars were to lose their rights. Now besides this all, the low level of technology was one of the basic. और क्या कारण था stagnation का एग्रीकल्चर में, low level of technology, level of technology का low होना, low level of technology, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizers. These all added to aggravate the plight of farmers and contribute to the dismal level of agricultural productivity. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के और क्या कारण हो गए, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. So there was of course some evidence of relatively higher yield of cash crops. सो कुछ एविडेंस ऐसा भी है जिसमें हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स. सो देयर वाज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज में थे ऑफ द कंट्री, ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से कुछ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स पाए गए कुछ एरियाज में कंट्री के. और किस वजह से थे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से थे. बट दिस कुड हार्डली हेल्प द फार्मर्स इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन. पर इससे क्या ही हेल्प होती थी ज़्यादा फार्मर्स की इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन, एज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द फूड क्रॉप्स. मतलब इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के बजाय नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग द कैश क्रॉप्स, and which were to be ultimately used by the British industries back home.
तो वो तो ब्रिटिश इंडस्ट्री ने यूज़ करना है, फूड क्रॉप्स तो फिर भी आम जनता यूज़ करती है, तो उसलिए कैश क्रॉप्स का भी कोई फ़ायदा था नहीं खास। सो डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरीगेशन में कुछ प्रोग्रेस होने के बाद भी, मतलब बावजूद भी, इंडिया का एग्रीकल्चर जो है दैट वाज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग एंड फ्लड कंट्रोल। तो इंडिया का एग्रीकल्चर पे इतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं था कि थोड़ा सा टेरेसिंग में लगा दे या फ्लड कंट्रोल कर दे। सो इंडियाज़ एग्रीकल्चर वॉज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, drainage and desalinization of soil. While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, and a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। तो मोस्टली जो सेक्शन है, स्मॉल टेनेंट, स्मॉल फार्मर, शेयर क्रॉपर्स, उन पर ना रिसोर्सेज थी, ना टेक्नोलॉजी था, ना कोई इंसेंटिव था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें। तो सिर्फ जो है एक छोटा ही, पूरे फार्मर्स में एक छोटा, मतलब छोटा यानी कि थोड़ा सा ही हिस्से ने क्रॉपिंग पैटर्न अपना चेंज किया, फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप पे आए, और बाकी ऐसे ही थे। तो अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नीदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, ओवरऑल जो हमने अभी पढ़ा कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या था। उस समय ये पता चला कि ना तो कोई ग्रोथ थी, ना ही कोई इक्विटी थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में। सो नाउ द पॉलिसी मेकर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स थे, दे हैड टू एड्रेस दीज इश्यूज विच दे डिड थ्रू लैंड रिफॉर्म्स। सो अब उसने इस इशू को कैसे सॉल्व किया? लैंड रिफॉर्म्स की हेल्प से, एंड बाय प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी HYV seeds, which ushered in a revolution in Indian agriculture. So now let's discuss about land reforms. So land reforms के बारे में हम बात करेंगे. So at the time of independence, land tenure system was characterized by intermediaries. So at the time of independence जो land tenure system था, that was characterized by intermediaries, which was variously called zamindars, jagirdars, etc. So who merely collected the rent from the actual tillers of the soil without contributing towards improvements on the farm. So पहले क्या था, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि जो बेसिकली ज़मींदार्स का टाइम था, ठीक है। तो ज़मींदार्स क्या करते थे, वो सिर्फ रेंट को कलेक्ट करते थे, किससे? एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल से, यानी कल्टीवेटर्स से रेंट को कलेक्ट करते थे, एंड विदाउट कंट्रीब्यूटिंग, और कुछ हेल्प भी नहीं करते थे कि भाई एग्रीकल्चरल सेक्टर में हाँ अगर उन्होंने रेंट कलेक्ट कर लिया है तो कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, नहीं, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट्स ऑन द फार्म, ठीक है। तो जो द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर फोर्स द इंडिया, अब यही लो प्रोडक्टिविटी जो थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंडिया की, उसने इंडिया को फोर्स करा कि वो फूड को इंपोर्ट करे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यानी कि यूएसए से फूड को इंपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया, इसी लो प्रोडक्टिविटी की वजह से। सो इक्विटी इन द एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स। तो अब इक्विटी इन एग्रीकल्चर called for land reforms, and which primarily refer to the change in the ownership of the land holdings. तो भैया चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स
is what we called as land reforms basically. So just a year after independence, steps were taken to abolish intermediaries. तो जैसे इंडिपेंडेंस हुआ तो उसी के जस्ट साल बाद कुछ स्टेप्स मेड करने लगे. 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, तो मतलब उसके साथ साथ ही अगले साल से ही स्टेप्स को मेड करा कि अबॉलिश किया जाए ये इंटरमीडियरीज को. यानी कि कौन? तो इंटरमीडियरीज मतलब बिचौलिए, यानी कि देखो कल्टीवेट कोई और कर रहा है, रेंट कोई और ले रहा है. कल्टीवेटर्स कर रहे हैं, एक्चुअल टिलर्स ऑफ लैंड वही हैं, है ना. और उन्हीं को ही ऑनर होना चाहिए, और हम ज़मींदार किसी और को बना रहे हैं, ठीक है. तो इसलिए इंटरमीडियरीज को अबॉलिश करा जाए, यानी हटा दिया जाए, और मेक करा जाए टिलर्स यानी एक्चुअल टिलर्स को ही ओनर्स ऑफ द लैंड बनाया जाए. So the idea behind this was that ownership of land would give, अगर ओनरशिप आ जाएगी लैंड की तो it would give the incentives to the tillers to invest in making. भैया मैं ही ओनर हूँ, मैंने ही कल्टीवेट करना है, तो इससे इंसेंटिव मिलेगा टिलर्स को भी to invest in making improvements provided them sufficient capital was made available to them, और सफिशेंट कैपिटल भी उनको अवेलेबल करा दिया जाए. नाउ नेक्स्ट लैंड सीलिंग. अभी हमने लैंड रिफॉर्म्स का पढ़ा, अब हम बात करते हैं लैंड सीलिंग. सो लैंड सीलिंग वाज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. The land ceiling was another policy to promote equity in the agricultural sector. So land ceiling, this means fixing the maximum size of land which could be owned by an individual. यानी कि भाई एक इंडिविजुअल मैक्सिमम इतना ही लैंड ओन कर सकता है, तो सबके लिए एक इक्विटी बन जाएगी एग्रीकल्चरल सेक्टर में. सो द पर्पस ऑफ द लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स. तो बहुत अच्छा डिसीजन था भाई, वरना अगर एक मैक्सिमम हम साइज ऑफ लैंड फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कुछ ही लोग लैंड जो है, कुछ ही लोगों के हाथ में, एक फ्यू हैंड्स में ही जो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड है वो आ जाएगा, बाकी तो ऐसे कैसे रह जाएंगे ना. तो ठीक है, तो फिर उन्होंने रख दिया कि एक इंडिविजुअल के हाथ के मतलब पास मैक्सिमम इतना ही साइज होना चाहिए लैंड का, ठीक है. सो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मेंट दैट सम 200 lakh tenants came into the direct contact. तो इंटरमीडियरीज जो हमने बिचौलियों को हटा दिया था उसकी वजह से क्या हुआ. सो द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मेंट दैट सम 200 lakh tenants, कुछ 200 लाख टेनेंट्स जो हैं, दो टेनेंट्स यानी कि जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं लैंड को, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए गवर्नमेंट के, एंड दे वर दस फ्रीड फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय द ज़मींदार्स, और वो ज़मींदार्स के एक्सप्लॉयटेशन से भी बच गए. सो द ओनरशिप कन्फेरेड. सो जो ओनरशिप है उसने एक उन्हें ग्रांट दिया, कन्फेरेड किया, एक उन्हें राइट दिया टेनेंट्स को, गेव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज द आउटपुट इंक्रीज करने का उनको मौका दिया, और इसी की वजह से जो फाइनल ग्रोथ हुई वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई. However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries. In some areas, the former zamindars continued to own large areas of land by making use of loopholes in the legislation. पर कुछ जो फॉर्मर ज़मींदार्स थे वो अभी भी लार्ज एरिया ऑफ लैंड को ओन कर रहे थे. कैसे? बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन में लूप होल्स होने की वजह से. सो देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर evicted and landowners claimed to be the self cultivators, that means the actual tillers,
and claiming the ownership of the land. And even when tillers got ownership of the land, तो इसलिए कुछ ज़मींदार इतने चालाक निकले कि उन्होंने टेनेंट्स को जो है एक्सपेल कर दिया, एविक्ट कर दिया, यानी कि कहा कि नहीं नहीं नहीं, लैंड ओनर्स वो खुद ही बन गए, सेल्फ कल्टीवेटर्स भी वो खुद बन गए और उन्होंने लैंड को भी ओन कर लिया कि हम ही लैंड के ओनर्स हैं, ठीक है। और जो पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स से। So the land ceiling legislation also faced hurdles, and the big landlords challenged the legislation in the courts, delaying its implementation. तो जो लैंड सीलिंग हुई थी कि भाई मैक्सिमम साइज़ ऑफ लैंड एक इंडिविजुअल पे इतना रहेगा, तो जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने लेजिस्लेशन को चैलेंज किया और इम्प्लीमेंटेशन को डिले करा दिया। दे यूज दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड्स, और अपने नाम पर लैंड्स कर लिए, अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पर, एंड देयर बाय एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। तो बेसिकली लेजिस्लेशन में लॉट ऑफ लूप होल्स थे और जिसकी वजह से लैंड लॉर्ड्स, बिग लैंड होल्डर्स को जो है उन पे लैंड रह रही थी। तो जो लैंड रिफॉर्म्स हैं दैट वाज सक्सेसफुल इन जस्ट केरला एंड वेस्ट बंगाल। लैंड रिफॉर्म सिर्फ सक्सेसफुल हुए केरला और वेस्ट बंगाल में बिकॉज स्टेट्स हैड द गवर्नमेंट्स कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर। तो स्टेट्स पे जो गवर्नमेंट थी उसने कमिट किया पॉलिसी ऑफ लैंड और टिलर तक पहुँचाया भी। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स did not have the same level of commitment, and vast inequality in the land holding continues to this day। और अब vast जो inequality है वो आज भी continue हो रही है। Now moving towards the topic, the Green Revolution. Now coming to the topic, the Green Revolution. So at independence, about 75% of the country's population was dependent on agriculture। ये बात हमें पता है, 75 कह लो 85 कह लो, मतलब डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे बेसिकली मोस्टली। So productivity in the agriculture sector was low because of the old technology and absence of the required infrastructure for the vast majority of farmers। So India's agriculture vitally depends on the, तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता था मॉनसून पे, एंड इफ़ द मॉनसून फेल शॉर्ट द फार्मर्स वर इन ट्रबल अनलेस दे हैड एक्सेस टू इरीगेशन फैसिलिटीज़ एंड विच वर फ्यू हैड, जो सब पे नहीं थी। तो इंडिया का एग्रीकल्चर बेसिकली मानसून पे डिपेंड करता था, और अगर मानसून फेल शॉर्ट हो जाए तो फार्मर को ट्रबल हो जाता था। So the stagnation in the agriculture during the colonial rule was permanently broken by the Green Revolution। तो ये जो अभी हमने इतना stagnation के बारे में पढ़ा, इसको finally broke करने कौन आया? Green Revolution। Now what is this Green Revolution? So the Green Revolution refers to large increase in the production। अभी तक हम लो प्रोडक्टिविटी के लिए परेशान हो रहे थे कि एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी है, लो है। अब फाइनली आ गया है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। सो इट रेफर्स टू द लार्ज यानी बहुत सारा इंक्रीज, बहुत सारा इंक्रीज किस में? इन द प्रोडक्शन क्या ही तो दिक्कत था, इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। और ये कैसे हुआ? इट रिजल्टेड फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, HYV सीड्स, एंड इट वॉज स्पेशली फॉर वीट, गेहूँ, जो वीट हम रोटी खाते हैं जिसकी, और राइस, चावल। तो याद रहेगा रोटी और चावल से, वीट एंड राइस। So the use of these seeds required the use of fertilizers। इन सीड को यूज़ करने के लिए
हमें फर्टिलाइजर्स, हमें पेस्टिसाइड चाहिए होते थे, वो भी एक सही मात्रा में, इन करेक्ट क्वांटिटीज़. और एज वेल एज वी नीड द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर. So the application of these inputs in a correct proportion is vital. The farmers who could benefit from HY seeds required the reliable irrigation facilities as well as financial resources to purchase fertilizers and the pesticide. तो बेसिकली जो फार्मर चाहते हैं HY सीड का बेनिफिट लेना, उनको क्या चाहिए होगा भाई? देखो, HY सीड जो है उससे क्या बेनिफिट हुआ? उससे एक लार्जर इंक्रीज हुआ इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. और HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए चाहिए हमें एक अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी, और भाई इतने फाइनेंशियल रिसोर्स भी होने चाहिए जिससे मैं फर्टिलाइज़र ख़रीद सकूँ, मैं पेस्टिसाइड ख़रीद सकूँ, यानी कि फार्मर. सो अब क्या हुआ? बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन के भी हमने फर्दर 2 फेज़ में विभाजन कर दिया. पहला फेज़ जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो जो फर्स्ट फेज़ आया ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये आया हमारा मिड 1960s से मिड 1970s तक. मिड 1960 से 1970 के बीच में पहला फेज़ आया ग्रीन रेवोल्यूशन का. The use of high yielding variety seed was restricted to more affluent states. तो हाई यील्डिंग वैरायटी हम जो सीड्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हुए मोर एफिलेंट स्टेट्स तक पहले फेज़ में. जैसे कि कौन कौन से स्टेट थी, ज़रा नाम याद कर लो. पंजाब, आंध्र प्रदेश, कहाँ पर पड़ता है? साउथ में, और तमिलनाडु. पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. So the use of high yielding seeds primarily benefited the wheat growing regions only. तो जो पहला फेज़ है इसका मतलब मिड 1960 से मिड 1970 तक, तो इसने वीट ग्रोइंग रीजन्स को बेनिफिट किया. वीट यानी रोटी जिससे हम खाते हैं, और उसमें हमारा आया पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. नाउ इन द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन जो मिड 1970 से मिड 1980 तक, तो HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई लार्जर नंबर ऑफ स्टेट से और मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को बेनिफिट किया. सो द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड द इंडिया टू अचीव self-sufficiency in the food grains. So India has no longer to be the mercy of America. अब इंडिया को USA से फूड ग्रेन इंपोर्ट नहीं करने पड़ते थे अपनी फूड रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए. सो नाउ ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल आउटपुट इम्पॉर्टेंट है, सही बात है, पर सफिशेंट नहीं है. लार्ज प्रपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीजेस consumed by farmers themselves instead of being sold in the market. तो भाई मोस्ट ऑफ जितना भी प्रोड्यूस करा उतना तो वो खुद ही खा जाते थे. मान लो मैंने थोड़ा सा ही प्रोड्यूस किया तो उतना तो अपने घर वालों को खिलाने में ही लग जाता होगा फार्मर्स का. तो वो मार्केट में जब वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मार्केट में बेचेंगे क्या? सो हायर आउटपुट के लिए क्या, एक हमें इतना तो चाहिए ना, एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए जो सोल्ड भी हो सके मार्केट में. सो बेसिकली द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स, उसे हम कहते हैं मार्केटेड सरप्लस होना चाहिए. सो अ गुड प्रपोर्शन ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, एक अच्छा खासा अमाउंट राइस और व्हीट का प्रोड्यूस हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन में. सो विच इज़ अवेलेबल एज द मार्केटेड सरप्लस, क्योंकि व्हीट और राइस तो हम लोग यूज़ भी करते हैं, ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स डिक्लाइंड, और इस वजह से जो प्राइस है फूड ग्रेन्स की वो डिक्लाइन हो गई रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन. सो जो लो इनकम ग्रुप्स थे वो स्पेंड अ लार्ज
तो लो इनकम ग्रुप्स जो स्पेंड करते थे लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन द relative prices. So the Green Revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains. So Green Revolution ने procure किया एक sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in the times of food shortage. Okay. So while the nation had immensely benefited from the Green Revolution, the technology involved was not free from risk. So एक तरफ जहाँ नेशन को बेनिफिट हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन से, जबकि जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई वो रिस्क से फ्री नहीं थी. और उसमें एक रिस्क क्या था? द रिस्क इज़ दैट इट वुड इंक्रीज. रिस्क इज़ कि वो इंक्रीज़ करता है डिस्पैरिटीज़ अमंग द बिग एंड द स्मॉल फार्मर्स. वाई? बिकॉज क्योंकि बिग फार्मर्स ही जो हैं अफोर्ड कर सकते हैं रिक्वायर्ड इनपुट्स को. ठीक है. और मोर ओवर जो HY हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स हैं दैट वर प्रोन टू द अटैक बाय पेस्ट and small farmers would adopted this technology and could lose everything in a pest attack. तो मान लो कि क्रॉप्स खरीद भी लिए और HYV को क्रॉप पेस्ट का जो है अटैक जल्दी हो जाता है, तो स्मॉल फार्मर्स ने अगर ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट भी करी और पेस्ट अटैक हो गया तो उसका तो सब पैसा सब ज़ाया हो गया. पहले तो इतना फाइनेंशियली खर्चा करो, ठीक है, फिर पेस्टिसाइड लेके आओ और पेस्ट अटैक हो गया तो सब खत्म. बट भगवान की दया से ये जो हमने सोचा ना, ये जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना कुछ स्टेप्स लिए. गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए? गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा दिया लोन्स, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे स्मॉल फार्मर्स को, और सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स दे दिए. तो गवर्नमेंट ने लोन दे दिया लो इंटरेस्ट रेट पे और सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र दे दिए, जिससे स्मॉल फार्मर्स को एक एक्सेस मिल जाए नीडेड इनपुट्स के लिए. सिंस द स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट्स, so small farmers can equal the output on the large farms in course of time, and as a result green revolution benefited small as well as rich farmers. The risk of the small farmers being ruined when pests attacked their crops was considerably. वो उसको कैसे reduce किया? By the services rendered by the research institutes established by the government. तो गवर्नमेंट ने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश कर दिए. सो यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो फेवर करता है रिच फार्मर्स को ओनली इफ़ स्टेट डिड नॉट प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन ensuring दैट स्मॉल फार्मर्स ऑल्सो गेन्स फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, अगर स्टेट एक रोल प्ले नहीं करेगा स्मॉल फार्मर्स को, तो सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट सिर्फ किसको होगा? सिर्फ रिच फार्मर्स को ही होगा. तो जो सब्सिडीज़ हैं वो आर मेंट टू बेनिफिट फार्मर्स, बट अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी also benefit the fertilizer industry also, and among the farmers subsidy largely benefit the farmers in the more prosperous regions. So now therefore it's argued that there is no case for continuing fertilizer subsidy, क्योंकि भाई जिसके लिए हम फर्टिलाइज़र सब्सिडी कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, उल्टा गवर्नमेंट पे इतना फाइनेंस का बजट भी आ रहा है. तो बेसिकली एक अब डिबेट छिड़ गया कि भाई फर्टिलाइज़र सब्सिडी दें या ना दें. ठीक है, क्योंकि फार्मर्स पुअर हैं, दें कि ना दें. भाई सब्सिडी अगर हटा देंगे तो वापस से इनइक्वालिटी आ जाएगी, और अगर भाई सब्सिडीज़ जो हैं वो बेनिफिट करेगी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को और बिग फार्मर्स को, तो जो पॉलिसी है वो जो है मतलब बेसिकली स्मॉल फार्मर्स के लिए थी. स्मॉल फार्मर्स तो बेनिफिट नहीं ले पा रहे. हमारा टास्क क्या था कि हम इंश्योर करें कि पुअर फार्मर्स एंजॉय करें बेनिफिट्स को. तो ओवरऑल हमने ये फाइंड किया कि भाई लेट 1960s में
जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ भी हुई और सेल्फ सफिशेंट भी हुआ इंडिया हमारा फूड ग्रेन्स में। ये एक अचीवमेंट है। नेगेटिव साइड ये है कि मोस्टली पीपल जो हैं कंट्री की पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, ठीक है। और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि भाई नेशन जो है तो वो तभी ज़्यादा प्रॉस्परस करेगा जब प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी भी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर, जितना प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का वर्क कर रहा है, ठीक है, तो भाई उतना सेक्टर में डिक्लाइन कर रहा है कि भाई जीडीपी में भी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है जितना पॉपुलेशन वर्क कर रहा है। सो दिस इज़ द ओवरऑल कंक्लूजन। सो आई होप गाइज आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।